गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी ज्ञान में आपका स्वागत है। हमारी ज्योग्राफी की 6th क्लास की एनसीईआरटी चल रही है, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ये सेकंड चैप्टर है, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, जो कि देखो एक ग्लोब दिखाया हुआ है जो अपने अक्ष पर झुकी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है और एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है, एक आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते, इसे उसी प्रकार घुमाया जाता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब यह प्रश्न उठा है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदु एवं रेखाओं को संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहते हैं, जो अपने अक्ष पर झुकी होती है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, यह अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को या ग्लोब को दो भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाते हैं एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश कहते हैं। जो समांतर रहती हैं उनको अक्षांश कहते हैं। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूँकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है। इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है और 90 दक्षिणी अक्षांश 90 डिग्री अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और दक्षिण वाली स्थिति को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर को हम ऊ से दर्शाते हैं और दक्षिण को हम द अक्षर से व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजेंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजेंटो विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है और बेलो होरिजोंटे 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र इसमें हमको साफ बताया गया है। विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं तो अक्षांशों का आकार घटता जाता है। अब महत्वपूर्ण अक्षांश जो समांतर रेखाएं होती है, एक तो विषुवत वृत्त होता है जो हमने अभी बात की, एक उत्तरी ध्रुव होता है जो उत्तर में होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है जो दक्षिण में होता है। अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं। पहला है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में होती है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, वो भी 23.5 होती है लेकिन उस पर दक्षिण लिखा हुआ होता है। उसके बाद विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री होती है, वो उत्तर में ध्रुव वृत्त और उत्तर ध्रुव वृत्त बोलते हैं, और जो दक्षिण में होती है 66.5 डिग्री उसको बोलते हैं हम दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त। पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर से ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है।
कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव व्रत में दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ये जो भी लिखा हुआ है इससे ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि हम एक ही चित्र देख लें जिसमें हमको विषुवत व्रत दिखाया गया है सबसे, जो 0 डिग्री अक्षांश पर है। फिर हमको उष्ण कटिबंधी जो क्षेत्र है वो है। उसके बाद हमको एक कर्क रेखा जा रही है जो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध होता है, और जो उत्तरी ध्रुव व्रत के ऊपर जो होता है उसको हम उत्तरी शीत कटिबंध कहते हैं। एक चित्र ये वाला समझ लेंगे हमको तो पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये अभी बताया मैंने, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव व्रत। दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को ठंड बहुत होती है, इसलिए क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए यह शीत कटिबंध कहते हैं। तो इतना सब हमको पढ़ने से अच्छा है हम एक डायग्राम को अपने दिमाग में रख लें, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी किस लाइन को क्या बोलते हैं और जिसके बीच के स्थान को क्या बोलते हैं। ये तो समझ में आ गया कि अक्षांश क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे देशांतर। अक्षांश में जो अपनी भाषा में बोलें तो सब में आड़ी लाइंस होती हैं। अब देशांतर में सब क्या होती है, खड़ी लाइंस होती हैं। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियाँ की आवश्यकता पड़ती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ में देशांतरीय याम्योत्तर, इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं, देशांतरीय याम्योत्तर, तथा उनके बीच के देशांतर के अंशों को मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। यह अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है और ध्रुवों पर शून्य होती है। जहाँ सभी देशांतरी याम्योत्तर आपस में मिलती हैं, अक्षांश जो समांतर रेखाएं होती है, अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी याम्योत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन है। तब सभी देशों से निश्चय किया कि ग्रीनिच जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस याम्योत्तर के प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। इस याम्योत्तर को क्या कहते हैं, प्रमुख याम्योत्तर। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। इसलिए किसी स्थान को देशांतर से आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व का पू इस्तेमाल करेंगे और पश्चिम के लिए पश्चिम का प इस्तेमाल करेंगे। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश समान रेखाओं एवं देशांतरीय याम्योत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखें। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति हो गया। अब इसका एक एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट है, जो आपको कागज़ को समान दूरी वाली क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचनी है। ये आपको खुद को करना पड़ेगा। ये हमें वर्ल्ड मैप दिया हुआ है जिसमें ग्रीनिच, ये हमें वर्ल्ड का मैप दिखाया गया है। इसमें हमें जितने भी महासागर है वो दिखाए गए हैं और महाद्वीप है वो दिखाए गए हैं। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की अच्छे से समझाने की। अगर नहीं समझ में आया है कहीं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट में क्वेश्चन पूछ लेना, क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी वजह से भी थोड़ा बोला नहीं जा रहा है। देशांतर और समय, हम बात कर रहे थे देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। सूर्य एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है।
स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त में सबसे लंबी होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जाती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अतः वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में उत्तर के 12 बजते हैं, दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनिच में 15 डिग्री पूर्व में समय होगा। 15 का हम 1 डिग्री माना, हमने 4 मिनट में घूम रही है, तो 15 × 4 करेंगे तो 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजेंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी याम्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। अब एक क्वेश्चन से, हम मानक समय क्यों मानते हैं? तो अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम में डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर की स्थानीय समय को देश के मानक समय माना जाए। इस याम्योत्तर रेखा को स्थानीय समय के पूरे देश को मानक समय माना जाए। भारत में 82.5 पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्व को मानक याम्योत्तर माना गया है। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के मध्य अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा एवं देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? भारत ग्रीनिच के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट के पूर्व स्थित है और यहाँ से समय ग्रीनिच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजेगा, जब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ 1 से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक क्षेत्र में घेरता है। ये क्वेश्चन से 7 क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करना। जो नहीं आता है उसको कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं आपका आंसर बता दूंगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 3 में। तब तक के लिए बाय बाय।